बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज खबर एक पढ़ी मैंने कि पंजाब असम्बली के मेंबरान अब असम्बली आए ना आए, तनख्वाह उनकी फिक्स रहेगी, एक सी रहेगी। अगर वो इजलास नहीं भी चल रहा तो तनख्वाहें कटेंगी नहीं। माजी में कुछ कानून और था, कुछ ही भी पुराना, तो कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्ते पहले की खबर है, जिसके ऊपर अभी तक बड़ी लहदे हो रही है कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाह बढ़ा रही है, एमएनएज ने अपनी तनख्वाह कई गुना बढ़ा ली। ये खबरें चलती रही। आज ही की एक सुबह की खबर है कि गुजरावाला का एक 20 साल का बच्चा, उसने खुदकुशी कर ली जस्ट बिकॉज कि उनके घर का बिजली का बिल 3800 रुपये आया था। वालिद बिजली का बिल नहीं दे सका उस बच्चे का, उसका कनेक्शन काटा गया। उन्होंने साथ वाले हमसायों से बिजली ली या कुंडी डाल ली। उस कुंडी डालने या साथ हमसायों से बिजली लेके पंखा चलाने के ऊपर वापडा ने उसको गिरफ्तार करवा दिया। उन साहब को 30,000 रुपये जुर्माना, जमानत के पैसे ना होने पर। इस बच्चे को जब यह थ्रेटन किया गया कि अगर तुमने 30,000 रुपये जमा ना करवाए तो अगला तुम्हें भी गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, इस खौफ में आज उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। दूसरी जानिब 2 दिन पहले का वाकया है शेखुपुरा का। एक एजेड खातून, कोई 50 60 साल 65 साल की खातून में भी, इससे भी ज़्यादा एज हो उनकी, जो फुटेज देखी है मैंने। 2-4 हज़ार रुपये बिल आता है बिजली का, और वो वापडा के दफ्तर बिजली का बिल ठीक करवाने जाती हैं। वहाँ से अफसर साहब ने गार्ड को कहा और गार्ड उनको घसीटता हुआ वहाँ से दफ्तर से बाहर लेके चला गया। ये मैं आपको कहानियाँ वो सुना रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई हैं, जो हम तक पहुँच गई किसी तरह से। इस तरह की सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ इस मुल्क के अंदर रोज़ हो रही होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे हुक्मरान देखिए किस हद तक बेस है। मेरे और आपके हुक्मरान अपनी तनख्वाहें, अपनी नई गाड़ियां, अपने फेडरल लॉजेस, अपने घर, अपने दफातर रेनोवेट हो रहे होते हैं। मैं अगले दिन कहीं देखा था कि कुछ करोड़ों रुपए लगा के एक कमिश्नर का दफ्तर पंजाब के अंदर रेनोवेट हुआ था, या उसकी तजीनो आराइश या जो भी वो काम रेनोवेट होने वाला था। एक तरफ गुर्बत का ये हाल है कि लोग 3-3 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल ना दे सकने के काबिल होने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरबों खरबों रुपए का पता ही कोई नहीं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और होना क्या है इस मुल्क के साथ कि अगर यही पॉलिसीज रही तो भाईजान कैसे चलेगा निज़ाम। हमें तो रोज़ ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है। जिस मुल्क के अंदर 20-20 साल के नौजवान जिन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ अभी करना हो, वो 3800 रुपये के बिजली की बिल की वजह से खुदकुशी तक पहुँच जाएँ, ये कैसी स्टेबिलिटी है भाई। 44% के करीब लोग, मैं कुछ ही देर पहले देख रहा था, 44% के करीब आपकी पॉवर्टी लाइन और आपकी पर कैपिटा इनकम कहाँ तक है, हो क्या रहा है। बेरोजगारी 22% पे पहुंची पड़ी है, जो चंद साल पहले 6-7% थी, और हम बहुत स्टेबल है। आज के शो में इन टॉपिक जरा थोड़ी सी बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में हाफिज एहसान खोकर साहब मौजूद हैं, माजिद निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ऊपर, और समीना पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ऊपर। हाफिज साहब, बिफोर उठ के मैं आज के टॉपिक की जारी पाऊँ, आई वॉन्ट कि हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करें। ये स्लैब सिस्टम, ये बिजली, महंगाई, तबाही उतरी पड़ी है, आए दिन कोई ना कोई खुदकुशी, आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाकया, कैसी स्टेबिलिटी है ये साकिब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये इट इज़ वेरी सैड स्टोरी, वेरी सैड, और दूसरा ये कंडेमनेबल है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह पोर्ट्रे हो रही हैं, और ये जो आपके सामने चीज़ें आती हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि किसी जगह जो है आपका मीडिया स्पॉट कर लेता है, या कोई ऐसा शख्स जो है जो आपका सोशल मीडिया है या आपके न्यूज़ के लोग हैं वो चले जाते हैं। अदरवाइज़ ये स्टोरी जो है आपको पाकिस्तान के हर गांव, हर महल्ले और हर शहर के अंदर नज़र आएगी कि किस तरह इस सारी जो चीज़ें आपकी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, या उसके बाद एक नॉन गवर्नेंस है, या एक स्टेट का रिस्पॉन्स न करना है, या उसके बाद हमारे जो ऑफिसर्स हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका माइंड सेट है उस सारी चीज़ों के अंदर, ये सारों की वो रिफ्लेक्शन है। और जब वो रिफ्लेक्शन उसके अंदर आपको नज़र आएगी तो फिर आपको इसी तरह की स्टोरीज नज़र आएंगी, जिस तरह आपने पहले वाली स्टोरी कही कि अब दुनिया के किसी मुल्क के अंदर है कि एक खातून जो है वो किसी जगह अपना बिल ठीक करवाने जाए और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे धक्के दे के बाहर निकाल दे, और अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सिर्फ एफआईआर हुई है, हालांकि होना तो वो चाहिए कि आपने वो एनवायरमेंट क्यों किया, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड भी है वो वापडा का एम्प्लॉय नहीं होगा, वो उस लेस्को का या आइस्को का या लाहौर, वो किसी कंपनी का आपने उसे कर दिया, और आप उसे इनकरेज करते हैं कि खबरदार अंदर को बंदा आया या कुछ चीज आए। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे अरबाब इक्तदार हैं इन्हें इस मामले को सोचना चाहिए कि ये जो बिजली है, जिस तरह वो एक गुजरावाला का आपने इंसिडेंट कोट किया, इस तरह के आपने कहीं नहीं देखा कि वो नहर के अंदर बच्चों ने छलांग लगा ली इस रोटी की वजह से और इन सारों की वजह से। तो रिस्पॉन्सिबल कौन? रिस्पॉन्सिबल रियासत है, और रियासत को चलाने वाले उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे ये गवर्नमेंट के लोग हैं, जो सिर्फ ऑप्टिक्स पे बात करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं। वो क्या पाकिस्तान का आम आदमी जो है
उसको इन सारी चीज़ों के अंदर जो है उसकी जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो कम हुई है कि पॉवर्टी एलिवेशन इस मुल्क के अंदर और ज़्यादा आई। आपके मुल्क के अंदर 50% जो तबका है वो जो है और गुर्बत के नीचे चला गया। आपके मुल्क के अंदर जो आपके रोजगार है वो आपके है नहीं है। अभी जो आपका सवात के अंदर इंसिडेंट एक आया है कि कहाँ वो लोग गए हैं, और आपका गवर्नेंस सिस्टम या लोकल गवर्नेंस पाकपतन आप देख लें, फिर साहिवाल के अंदर आप इंसिडेंट देख लें कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हो रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं। एक कमाई तो है ना हाफिज साहब, अस्पतालों के नाम तो मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखे जा रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक माइंड सेट है जो उस माइंड सेट भी आगे अगली तरफ दुनिया के किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिशियंस जो है वो अपने नाम के नहीं बनाते। और दूसरा एक जो आपने स्लैब से बात की, इस स्लैब्स को रैशनल करें। ये मतलब बरतानिया में स्लैब है ही नहीं है। अगर किसी जगह आपका स्लैब है तो जो आप ओवर एंड अबव कर दे, चूंकि आपका एनर्जी कंजम्पशन भी एक हो सकता है, आप उस मुताबिक चार्ज करें। 200 को आप क्रॉस करें, 201 पे जाएं तो आपका कुछ और है, 400 को क्रॉस करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान का, चाहे वो आपका सेल्फ मेड क्लास है, चाहे आपकी मीडियोकर क्लास है, मिडिल क्लास है, सारे के सारे इस बिजली के इस प्रोसेस से जो है नाउ दे आर फेड अप, पिस रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसके लिए सीरियसली एक्शन करने चाहिए। माजिद भाई, आपने भी सुनी हाफ साहब की गुफ्तगू। यकीन माने सुबह से वो खबर पढ़ने के बाद ना अजीब सा गिल्टी सा महसूस हो रहा है कि पता नहीं हम लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे, हम लोगों का पेन, लोगों की एग्नी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा रहे। खुद भी जो मतलब हमारी जॉब ऐसी है कि अजीब सा गिल्ट फील हो रहा है। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? जी, मेरा ख्याल है कि ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद तो हैं, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत गहरी है। और गुज़िश्ता साल भी हमने ये देखा था कि ऐसे कई वाकयात हुए थे जिसमें किसी शख्स ने ट्रेन की पटरी पर सर रख के खुदकुशी कर ली और उसकी जेब में से उसके बिजली का बिल निकला। और बिल कोई इतना ज्यादा भी नहीं था, वो 8-10 हज़ार से नीचे ही था। इसी तरह गैस के बिल के ऊपर गुजरांवाला में खातून ने खुदकुशी की। एक ये भी वाकया हुआ कि 2 मेहनतकश भाई थे, तो बिजली का बिल ज्यादा आया तो एक भाई ने दूसरे भाई के कमरे की जो लाइट का कनेक्शन था वो बंद कर दिया, और उसके ऊपर उनकी झगड़ा हुआ और एक कत्ल हो गया। ये सोसाइटी को और सिस्टम का जो फैब्रिक है, ये वाकयात उसको जाहिर करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो आदाद शुमार है उनको देखें तो पाकिस्तान के तकरीबन 81% जो कनेक्शन होल्डर्स हैं जी, वो 400 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। तो इससे आप अमूमी तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मायार जिंदगी, दौलत, इस तरह के जो मामलात हैं उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। कि अगर पाकिस्तान की आबादी 400 यूनिट से कम खर्च करने वाले 80% हैं, तो उनका मायार जिंदगी क्या होगा, उनके मुआशी हालात क्या होंगे, उनकी जेब कितने अखराजात की इजाजत देती होगी या नहीं देती होगी। और उसमें जब हम 200 और 400 की बात करते हैं तो उसमें फिर मजीद भयानक जो आदाद शुमार है वो सामने आते हैं। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस सारे मामले पर जो हुकूमत है पार्टी से बाहर निकलते हुए, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो तो उनके लिए शायद ये चीज एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, जिसका ज्यादा अफसोस होता है। उसके अंदर इफ्स एंड बट्स तलाश किए जाते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जाती है, और एक अमूमी रवैया है कि जिसकी बुनियाद पर इन चीजों को निगलेक्ट किया जाता है और बाकी मसाइल को सामने लेके आया जाता है। तो ये जब हम इन चीजों को देखते हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोलते कि अगर 44% पाकिस्तान की ऐसी आबादी है जिसकी मंथली इनकम 40,000 से कम है, और उसके अंदर उसने घर का किराया भी देना है और बिजली का बिल भी देना है, और उसके बाद अगर गलती से उसके 5-10 यूनिट ऊपर हो गए तो वो बिल 3,000 से छलांग लगा के 9,000 पे चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए ढिठाई और बेशर्मी जैसे अल्फाज छोटे हैं, इससे ज्यादा पार्लिमानी लहजे में कोई बात नहीं की जा सकती। समीना साहिबा, क्या कहिएगा? ये दोनों खबरें, ये तो जिस तरह आप साहब ने कहा कि ये सिर्फ आप तक और मुझ तक पहुंच गई हैं, पता नहीं ऐसी कितने इंसिडेंट रोज हमारे देहातों में, हमारे छोटे शहरों में, इवन लाहौर में, इस्लामाबाद में हो रहे होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। जी बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं कि इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होते, जो उसके अलावा भी एक बड़ी आबादी जो एक मेंटल स्ट्रेस से उसकी वजह से गुजर रही है, जो मैं और आप तो शायद किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, कि जो मेरी काम वाली है या कोई मेरे घर का मुलाजिम है, अगर उसका कोई बिजली का बिल नहीं वो दे पा रहा या दे पा रही हो, तो अगर वो खुदकुशी नहीं भी करे लेकिन वो पूरा महीना जिस अजियत से गुजर रहे हैं,
तो क्या ख्याल है आपका? वो तो कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो सकता, वो तो कहीं जुर्म भी नहीं है, वो तो कहीं कोई इवेंट भी नहीं है कि ये हो रहा है। लेकिन आपकी एक मैसिव आबादी, मेरा ख्याल है तकरीबन 80% आबादी, वो हर वक्त एक स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि वो जो वैसे आपकी ही बुनियादी जरूरियात हैं उससे मीटअप नहीं कर पा रही। और उससे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जो आपका अशराफिया है, जो आपका हुक्मरान तबका है, वो कितनी बेहिसी दिखाता है इसके ऊपर। मैं बिल्कुल टोटली एग्री करूंगी, जो भी हाफिज साहब भी बात कर रहे थे, जो भी माजिद भाई भी बात कर रहे थे, और उसमें मैं मजीद सिर्फ इतना इजाफा करूंगी राय साकिब, कि एक तो आप ये कह रहे हो ना कि जी हमारा मुल्क चूंकि बड़ी क्राइसिस में है जी, बड़ी मसला है जी, कुर्बानी है जी, और हम कुछ कर नहीं सकते जी, ये है वो है। तो आप कह रहे हो आपका पूरे का पूरा बजट जो है वो अशराफिया का बजट, आपने उमरा को इतनी सब्सिडीज दी हैं, आपने जो अपने मुराद हैं, जो आपका पहले 30-30 आज लाख वो पंजाब रुपए असेंबली के मेंबरान वाली मैंने तनख्वाहें खबर लेने पढ़ी, वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह जी वाली जी मैं खबर उसी पढ़ी। तरफ आ 9 रही हूँ। लाख रुपए तनख्वाहें जो 30-30 लाख रुपए लेने वाले लोग हैं, उनको आप 2-2 हजार बिजली के यूनिट भी फ्री देते हैं, और जो 30,000 नहीं कमा रहा उसको आप कहते हैं कि तुमने 200 से ऊपर एक यूनिट भी क्यों इस्तेमाल किया, ये लो पकड़ो अब तुम 10,000 का बिल दो। ये आपकी बेहिसी है। जहां पे आप आम लोग, हम ये पता करें, कल मैं हफीज पाशा साहब को सुन रही थी, वो बता रहे 22% आपकी जो है वो बेरोजगारी की शरह हो चुकी है, जो 3-4 साल पहले 6.5% थी। तो पहले आपने लोगों को बेरोजगार किया है, उनको घरों में आपने बिठा दिया है, और ऊपर से आपने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। एक तो उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो कैसे अपने बिजली का बिल अदा करेगा, वो कैसे अपने बच्चे का खाना पूरा करेगा, वो किस तरीके से अपने जो बाकी जरूरियात है उसको मीट अप करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब इन्हीं हुक्मरानों में से 26 हुक्मरान पंजाब असेंबली के अंदर, हुक्मरान तो नहीं है खैर, ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, वो रिसेंटली बजट स्पीच के दौरान वहां पर हुल्लड़बाजी हुई है, एवरीथिंग उनके खिलाफ रेफरेंस जा चुका हुआ है। आज मैं स्पीकर साहब की, जो स्पीकर पंजाब असेंबली है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, उनकी मीडिया से गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे इन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं की, इनको पार्लियामान में रहने का कोई हक नहीं। जरा मुझे समझाइएगा ये हल्फ की पासदारी क्या है? देखिए साकिब, ये है कि मैं प्योरली इसके अंदर लीगल बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा। एक तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये जो स्पीकर साहब की मूव है, ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव है। इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल बैकिंग इसके अंदर नहीं है, चूंकि 97 के जो रूल्स ऑफ बैकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चूंकि 97 के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जो पंजाब असेंबली को डील करते हैं, उसका रूल 211 से लेके 231 तक जो है वो 4 चीजों को कैटर करता है। स्पीकर के पास सिर्फ ये पार है, 213 के अंदर है, जो रूल 213 है, उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है या मेंबर असेंबली के अंदर डिसऑर्डर करता है तो उसको 15 दिन के लिए वह हाउस के इजलास से आने से रोक सकता 15 है, दिन सिर्फ 15 दिन के लिए, और वो या कंसेक्टिव हो सकते हैं या मुख्तलिफ सेशंस के अंदर हो सकते हैं। नंबर 2 ये है कि अगर उसका कोई मेंबर भी पॉइंट आउट कर सकता है कि जी फलां मेंबर जो है वो डिसऑर्डर कर रहा है, चूंकि असेंबली का एक डेकोरम तो रहना चाहिए ना, अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, को हुल्ला बार और ये जो है एक खास हद तक उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर पॉइंट आउट करता है और वो मामला कमेटी की तरफ चला जाता है तो कमेटी सिर्फ उसे रेप्रिमांड कर देती है या ये कहती है कि इसको फिर इजलास से निकाल दे। तीसरा ये है कि आपके फिर हाउस की जो है वो प्रिविलेजेस कमेटीज होती हैं जहां पे मामला चला जाता है और वहां के ऊपर भी किसी न किसी तरीके से आप जो है वो एक्सक्यूज करते हैं, स्पीकर को मिल लेते हैं, वो कर लेते हैं। और चौथा ये है कि अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, यानी कि अंदर आप किसी की हर्ट करते हैं, किसी को बॉडी के अंदर फिजिकल ये है, तो वो जो भी पाकिस्तान का कानून है उसके अंदर अप्लाई करता है। अब स्पीकर इन सारी सिचुएशंस के अंदर साकिब किसी जगह ऐसा नहीं है कि स्पीकर के पास ये पार हो कि वो रेफरेंस लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाया जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रेफरेंस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का स्पीकर नहीं भेजता। वो ये है कि जिन लोगों ने डिफेक्शन की है, यानी कि वो आर्टिकल 63A के अंदर 4 है कि आपने पार्टी हेड की खिलाफ वर्जी की है या पार्लियामानी पार्टी के हेड की खिलाफ वर्जी, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपका मनी बिल है या उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इन 4 सिचुएशंस के अंदर जो है आप अगर पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हैं तो फिर उसके बाद ये है कि एक रेफरेंस जो है वो बनता है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर पीटीआई के ये सारे लोग अगर इन्होंने काम किया है तो वो चारों चीजें उसके अंदर नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि जी हम इनके खिलाफ रेफरेंस करते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि थोड़ा सा रीजनेबल सेंसिबल होना चाहिए। स्पीकर बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपका एक होता है, अनबायस है, लेकिन ये है कि इस तरह की मूव करके अब देखें ना कि वो जाएगा
जाके उन्होंने शायद किसी के कहने पे किया होगा, अब वो जाएगा वहां पे उसके एंटरटेन ही नहीं होगा, डिसमिस हो जाएगा, तो उसका फायदा क्या है? नहीं साकिब साहब, आपको भी पता है अगर किसी के कहने पे किया तो फिर एंटरटेन होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे किया होगा। अगर पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे किया, नहीं, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको बताया कि रूल 211 से लेके 231 तक आपका इलेक्शन कमीशन किसी जगह फॉल ही नहीं करता, और आप उस जजमेंट का सहारा ले रहे हैं को जो जस्टिस बंदियाल ने दी थी कि अगर पार्टी इंस्ट्रक्शंस है और वो ऑपोजिशन लीडर जो है वो ये कहते हैं कि मैंने किया नहीं है। ये चीजें जो है इनको हाउस के अंदर बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। इस तरह की सेंसिबिलिटी जो है, अब देखें ना कि ये वही है कि जिस तरह अगर इस असल की रूटीन का मैटर है, अगर आप ये देखें कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 5 की बुनियाद पे उसको फारिग कर देता है। और आप ये देखें कि स्पीकर, और वो भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, और यहां पे भी आप देखें कि स्पीकर के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैंडेट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ में 97 के रूल्स के अंदर है, और वो माशाल्लाह लाहौर से चल के इस्लामाबाद आए और यहां पे आके फाइल किया। थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिबल बिहेवियर जो है वो बड़ा मसला। माजिद भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा डिटेल में हाफिज साहब ने आपके मेरे हम सबके सामने रख दिया। मतलब हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग कि यार 26 मेंबरान असेंबली, लाखों करोड़ों वोट बनते हैं इनके 26 हल्कों के, उन्होंने असेंबली पहुंचाया है, वहां पर इस बजट स्पीच पे हुल्लड़बाजी हुई है, उस पर कहते हैं कि जी हलफ की पासदारी नहीं की। मुझे नहीं पता कि शायद हलफ में ये लिखा भी हो, मैंने ये शिक नहीं मेरी नजर से गुजरी, तो कि आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है, मे बी हलफ में ये भी हो कि जनाब असेंबली के अंदर आपने बात भी नहीं करनी है, एहतजाज भी नहीं करना। आई डोंट नो। देखिए, इसमें इस गुफ्तगू के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि असेंबली का मखसूस माहौल क्या था, कि जिसमें मरियम नवाज जो है वो 1 साल बाद असेंबली आई थी, और उसके बाद वहां पर वोटिंग का मामला हुआ, और उसके बाद ये सारा मामला हमारे सामने है। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उस इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की जानिब से गालियों की सूरत में वज़ीर आला को मुखातिब किया गया, जिसकी वजह से मलिक अहमद खान जो है वो शदीद गुस्से में है। तो इस बुनियाद पर भी मैं समझता हूँ कि स्पीकर को एक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और असेंबली के अंदर ये मामलात इस हद तक किस तरह पहुंचे हैं उस पर भी गौर करना चाहिए, और उसकी जो भी एक मुनासिब अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर तजवीज हो सकती है। माजिद भाई, डोंट यू थिंक सो कि असेंबली का, माजिद भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि असेंबली का एक एक इंच सीसीटीवी कवर्ड है। अगर आप 26 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस भेजने तक गए हैं तो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन। मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है, पूरा नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। स्पीकर साहब को चाहिए वो थोड़ी बहुत ऑडियो कुछ लोगों को सुना दें, मीडिया हाउसेस को कुछ को भेज दें कि भाई ये दिस इज द रीजन कि मैं ये रेफरेंस भेज रहा हूं। बट इवन देन मुझे समझ नहीं आती कि टेक्निकली या लीगली फिर भी ये रेफरेंस भेजा जा सकता था। देखिए, वो तो आजकल आपको पता ही है कि 2, 3, 4 साल से टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत कुछ हो रहा है, और अगर तहरीक इंसाफ को इबरत का निशान बनाना है और उनको एक सबक दिलाना है, तो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी शिक निकाल ली जाएगी, या 2 शिकों को, जिस तरह मरहूम शेर अख्तर न्याजी कहा करते थे कि फलां और फलां शिक को मिलाकर पढ़ें तो एक नया नतीजा निकलता है। तो वो तो कानून की जो है वो कान मरोड़े जा सकते हैं। अब देखना ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक इनके खिलाफ जाती है, या उससे पहले कोई सुलह सफाई का मामला हो जाता है। और इस सारे मामले में स्पीकर का किरदार इसलिए भी बहुत अजीब गरीब नजर आ रहा है कि उनकी एक शोहरत जो है वो इस तरह की नहीं है कि जिसमें वो अग्रेसिव हो, या उनसे कोई गुस्से की एक फील आती है, और उनसे एक तहम्मुल मिजाजी जो है वो अब तक देखी गई है उनके रवैये के अंदर। तो इस वजह से ये मामला मजीद अचंभे की सूरत में सामने आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बुनियाद पे ये किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लीडर ऑफ द हाउस असेंबली में आना शुरू कर दें और अपोजिशन के साथ मामूल के राब्ते रखें, और जो रस्मी मुलाकातें हैं या अखलाकियात के जो बुनियादी असूल हैं उनकी पासदारी की जाए, तो पंजाब असेंबली के अंदर टेम्परेचर को बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। समीना, क्या कहिएगा इस पे? अभी ये सुलह सफाई की बात कर रहे थे माजिद निजामी भाई, तो मैं सोच रही थी पता नहीं इनकी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ सुलह सफाई होगी या नहीं, क्योंकि यही जो कुछ डेटा है ये कुछ शेयर कर रहे थे उसके ऊपर कि कब कब कौन कौन आता रहा और किसके साथ कब कब क्या खिलाफ उनके कार्रवाई हुई, तो वो काफी कुछ उनके साथ नाला हो रही थी। लेकिन देखिए, सीधी सीधी बात है राय साकिब के, कब नहीं होता कि ऑपोजिशन एहतजाज नहीं करती, कब नहीं होता कि अजीबोगरीब नारे नहीं लग रहे हो। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही कि इस तरह होना
होना चाहिए और होते रहना चाहिए अगर माजी में होता रहा। लेकिन इस नौयत की कार्रवाई के जी डीसीटी करवाने चल पड़े स्पीकर वगैरह, ये हमने इससे पहले बहरहाल कभी नहीं देखा। हमें याद है कि जब इमरान खान साहब पहली स्पीच भी करने लगे थे, इन्होंने कितना शोर मचाया था। उससे पहले भी पीछे चले जाएं, जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिर्फ होती थी दो जमातें, उस वक्त भी ये जो कुछ असेंबली में होता था वो सब भी बातें हैं। और फिर इस लेटेस्ट इंसिडेंट की जो आप बात कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सामने आनी चाहिए। अगर कुछ इतना ही गैर जमहूरी हुआ है तो सामने आना चाहिए। और दूसरी बात, जो फुटेजेस मैं देख रही थी, जो मोबाइल वीडियोस हैं, तो उसमें जहां मुझे ये नजर आया कि पीटीआई वाले नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पीएमएलएन वालों ने भी बड़ी गलीज किस्म की नारेबाजी की। और वो भी जो इवन इनकी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो भी बना बना के बड़ी अजीबो इनकी, आपने वो एक रुकने असेंबली है जो पंजाबी में कुछ स्पीच कर रही थी और बहुत ही अजीबो गरीब उनकी वो माई वडेरी साहब, बीबी वडेरी जो भी है। हाँ, तो वो मतलब है कि वो सब चीजें जो थी वो बहुत पार्लिमानी थी क्या? अगर स्पीकर साहब इतने ही कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन रहे हैं और इतने ही उनको उबाल उठ रहे हैं कि जी सबको अपने हलफ की पासदारी करनी है, तो वो क्या सिर्फ पीटीआई वालों ने करनी थी? अगर उन्होंने बदतमीजी की तो बदतमीजी तो दूसरी तरफ से भी बहुत खूब हुई है। अगर उन्होंने नारेबाजी की तो उन्होंने भी की। अगर कोई इधर से धींगा मुश्ती हुई है, किसी ने कोई लड़ाई करने की कोशिश की है, तो वो हवाओं से तो नहीं लड़े होंगे ना, सामने पीएमएलएन वाले भी होंगे। तो वो फुटेजेस भी लेके आए, पता चले किसने कितना गैर जमहूरी काम कर दिया। और अगर नॉर्मल एक नारेबाजी या शोर शराबा है तो वो तो एक आपकी पार्लियामान में हमेशा से रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर इतने आप आगे चले जाएं। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि पीएमएलएन का रवैया इस वक्त खास तौर पर, और खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा के लिए, वो इस किस्म का है कि जी ये हमारी रेड लाइन है और इनके साथ हम कोई जो चीज है वो ऊंची आवाज भी किसी की बर्दाश्त ना करें। इनके तो मिनिस्टर्स का ये हाल है कि वो इनके बैग्स उठा के और उनके चाय के कप पकड़ के इधर उधर उनके साथ चल रहे होते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन है तो मीना साहब वो तो छोटे हैं ना, मिनिस्टर्स उनकी उम्र में छोटी है, मरियम बीबी की एज थोड़ी ज्यादा है, तो वो एहतराम में बंदा कर लेता है ना। वो तो कोई वो ये असल में छोटे बड़े की बात आप छोड़ें, उनके वो जो वजीर तालीम है वो भी बड़ा झुक के उन्हें सलाम। तो वो चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो उनके आगे इसी तरह हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि ये कोई जी अलग किस्म की मखलूक आ गई है हमारी असेंबली में, और ये कोई शहजादी है या कोई रॉयल फैमिली जो है वो कोई मलिका है कि जिनकी कोई तौहीन ना हो जाए, जिनको आप तनकीद नहीं कर सकते, और जो कोई तनकीद करेगा उसको हम निशाने इबरत बना देंगे। उसके जमहूरी जो हक है कि जी उसने अपनी हल्के की आवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, हम उन हल्के के आवाम को भी सजा देंगे कि हम तुमसे तुम्हारी वो रिप्रेजेंटेशन छीन लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये बेसिकली वो माइंडसेट है जिसके बारे में कहा जाता है। आखिरी बात कह रही हूं साकिब कि जब ये इक्तदार में होते हैं तो फिर ये जो है ना वो गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, और जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर ये पांव पकड़ रहे होते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक के बाद वापिस आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी सियासी मुल्क या जहां पर सियासत है, छोड़ दीजिए ना बाकी मामलात, तो ये हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? देखें साकिब, मैं उससे पहले सिर्फ 1 मिनट आऊँगा कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के अंदर जो है आप बड़े बड़े मुहज़्ज़म मुल्कों के अंदर देख लें, आप यूरोप के अंदर बड़े बड़े मुहज़्ज़म मुल्कों सारी चीज़ों के अंदर होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे होता यह है कि एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है, सबसे पहला जो सवाल इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आया हुआ है वो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का है। एक्सेप्टेबिलिटी के बाद आप आगे उसके अंदर जाएं और थोड़ा सा रख रखाव जाए। मैं आपको बताऊं कि बाज़ दफ़ा, चूंकि हमें तो जाते रहते हैं मैंने असेंबलीज के अंदर, लेकिन वो जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं वहां पे जाके वो बड़ा बैड इंप्रेशन इस चीज के अंदर लेते हैं कि हमने तो चुना है इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए, अपने हमारे लिए लेजिस्लेशन के लिए, और ये जाके वहां पे करते हैं किस तरह बैनर, स्पीकर डाइस कर तकरीर करने वाला सारा जो है। तो इन्हें थोड़ा सा जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी है ना, असल प्रॉब्लम ये करती है। और फिर ये करके फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं, फिर अपने लीडर्स को भिजवाते हैं, फिर लीडर्स की एक ट्वीट करेंगे, व्यूज बड़े आएंगे, रीट्वीट्स बहुत होंगे। जब आप 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख के नुमाइंदे हैं तो यू शुड बिहेव सेंसिबल, ताकि आप जो है एक अच्छे पॉलिटिशियंस के तौर पे, इख्तलाफ अपनी जगह है, असेंबली में प्रोटेस्ट अपनी जगह है, बट उसकी वो अनरीजनेबिलिटी नहीं आनी चाहिए कि जिससे असेंबली का डेकोरम जो है वो स्टेज पे आए। और उसके लिए आपके 3 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1 स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इन तीनों को जो है मेरा ख्याल है कि कुछ दे के करके करना चाहिए, नहीं तो ये है कि हमारा मरियम बीबी शायद इस मैटर को देखती, लेकिन वो साल के बाद गालिबन असेंबली में आएंगे बजट के। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि चूंकि हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं उन्हें भी इस तरह की
स्टेटमेंट्स देने की आदत उस चीज़ के अंदर है। दुनिया भर के अंदर गवर्नेंस के अंदर जो है हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना रोल है, चाहे जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे आपकी एग्जीक्यूटिव है, चाहे आपकी फौज है। पाकिस्तान के अंदर ये डोमिनेंसी इसकी इस वजह से आई है कि फ्रॉम डे वन के अंदर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम था उसको वो स्ट्रेंथन नहीं मिली कि जिसके अंदर वक्तन फवक्तन आपके मुल्क के अंदर एक चीज आई। लेकिन अल्टीमेट में समझता ये हूं कि कन्फ्रंटेशन जो है ये वो हल नहीं है कि ये हाइब्रिड जो है वो फेल है। ठीक है, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं ये हाइब्रिड निजाम है क्या। देखिए मैं उनकी बात से समझा हूं, उनकी बात से समझने का मतलब यह है कि अगर एक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की चली गई है और सारी चीजें आती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। अब उससे ज्यादा आप उसकी तशरीह जाके करें और उससे आगे जाके उससे करें तो फिर प्रॉज एंड कॉन्स तो आएंगे। दुनिया की गवर्नेंस के अंदर हाइब्रिड मॉडल नहीं है, वो मॉडल सिर्फ एक ही है कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो एक ही। देने की क्या जरूरत मैंने कहा ना कि जी आप ये देखें ना कि वो बाज दफा जो है आप इस तरह की दे के एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तमाम जो स्टेट के इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस मुल्क के हदूद में रहें, वेलफेयर के अंदर काम करें और कन्फ्रंटेशन के अंदर ना जाएं। जिस जगह कोई इशू है वो बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करें। अब इस तरह की जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखें ना कि अब आप अगर फॉर्मर डिफेंड कर रहे हैं ना कि अब आप देखें कि अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी भी आप स्टेटमेंट वीजा वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट आप देख लें तो वो सारे एक ही। तो लिहाजा ये है कि इनका ये कहना इस चीज के अंदर मेरा ख्याल है कि इतनी सीरियस बात नहीं है। सीरियस बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल रोल है उसको वो प्ले करना चाहिए, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो है इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए उसको लेके आगे जाना चाहिए। थैंक यू माजिद साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा। ये हाइब्रिड निजाम क्या है? मैं समझने, जिस दिन की खालिद साहब की स्टेटमेंट सुनी है मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम के लफ्ज पर या इस्तिलाह पर फख्र नहीं करना चाहिए। कम अज कम ये शर्म की बात होनी चाहिए कि जिसमें आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मामला इस हद तक बढ़ गया है कि आपके इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप हाइब्रिड लफ्ज की सिर्फ तारीफ ही गूगल पे देख लें तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ 2 प्लैनेट्स और 2 एनिमल्स। अब इसकी तशरीह यही की जा सकती है कि जो खच्चर है वो हाइब्रिड तस्वुर किया जाता है पूरी दुनिया भर की जो डिक्शनरीज है उसके अंदर। अब इसको सियासी निज़ाम में फख्र से बयान करना और ये कहना कि हम इस निज़ाम में मौजूद हैं और बड़े फख्र से ये निज़ाम चल रहा है, तो शायद वो इस टर्म को समझ नहीं सके या समझना चाहते नहीं है कि ये किस कदर शर्मनाक टर्म है और इसके क्या नुकसानात हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, एक सफा जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और तारीफ और खुशामद की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो इसलिए इसमें अपना ही नुकसान किया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद इनके अपने ही गले पड़ेंगी और ये कोई इतनी फखरिया स्टेटमेंट नहीं है। आईने पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं, हदूद और अरबा है, वो मौजूद है। उससे बाहर निकल कर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको गैर आईनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे तो उसे देखा जा सकता है, उससे सरफे नजर भी किया जा सकता है, उस पर आंख बंद भी की जा सकती है। लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है कि जिसके अंदर आप उसको फखरिया तौर पर कबूल भी कर रहे हैं। और मजे की बात माजिद भाई, इसी मुल्क के अंदर आर्मी चीफ को वालिद भी बनाया गया ना कौम का। माजिद भाई, इसी मुल्क के अंदर आर्मी चीफ को कौम का वालिद भी बनाया गया ना। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी थी उस वक्त से और फिर जाहिर बात है जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वो हर साल 2 साल बाद एक कदम आगे बढ़ाती हैं। अब हमारे पास चूंकि कई अहम पोस्ट जो हैं उनके ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं, तो हो सकता है कल को ख्वाजा आसिफ का अपना ओहदा जो है वो खतरे में पड़ जाए और इसके ऊपर भी कोई हाइब्रिड की जो नई किस्म है उसके जरिए कोई अपॉइंटमेंट कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो बिल्कुल फख्र से बयान करने की बात खबर दे रहे हैं कि आपका तज्जिया है? नहीं, मैंने तो सिर्फ रवा तबसरा किया। सबीना साहिबा, आपको इस स्टेटमेंट सुन के क्या समझ आया? यकीन माने इट टुक मी सम टाइम मैं समझने के लिए, देन मैं जाके चैट जीपीटी गूगल कर, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब मुझे तो नहीं मिला इसका। अड्डे तुसी मासूम ना बनो राय, यकीन माने तानू सारा कुछ पता होता है। बात यह है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम है या कोई भी, मुझे इस तरह का कोई वर्ड जो है वो आईने पाकिस्तान में आप दिखा दे
अगर तो इसमें कहीं आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है तो फिर आईने पाकिस्तान उसकी तशरीह भी कर देता कि भाई पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम हुआ करेगा, और उसकी तशरीह फिर वो कर देता कि किस इदारे का कितना किरदार होगा हुकूमत साजी में भी, इंतजामी मामलात में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी, मईशत की बहाली में भी, हर चीज के अंदर। तो वो सारी चीजें फिर खुद ही डिफाइन कर देता। जब उसके अंदर ये एक लफ्ज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी आईने पाकिस्तान के तहत कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो यहीं आ जाती है। दूसरा, हाइब्रिड सिस्टम आप इसको नाम दे लें या कुछ भी, ये हाइब्रिड सिस्टम तो इन्होंने बड़ा सॉफ्ट नाम दिया है कि जी हम दोनों मिला के चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आगे बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि इनके पास कितने इख्तियारात हैं, और ये इसलिए खुश हैं कि बगैर वोट हासिल किए अगर हमें प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं, तनख्वाहें हम अपनी मर्जी से बढ़ाए चले जा रहे हैं, सियासी मुखालिफ को हमने दीवार से लगाया हुआ है, तो इससे अच्छा निजाम उन्हें क्यों कोई और लगेगा, चाहे वो आईने पाकिस्तान के तहत है या नहीं है। वो इसको खुशी और फख्र से बताएंगे कि बिल्कुल इससे अच्छा निजाम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, जहां पे आपको वोट भी ना मिले, जहां पे आपके पास मैंडेट भी ना हो, और जहां पे आप अपने मुकदमे भी सारे खत्म करवा लें, और सारे जो मुखालिफ हैं उनको जेल में डाल दें, और उसके अलावा आप जो चाहें करते फिरें और आपको पूरी सपोर्ट भी हो, तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा सिस्टम ही कोई नहीं। तो ये मेरा ख्याल है एक बेशर्मी की इंतहा है। और ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी माजिद भाई की कि ये आइंदा चंद हफ्तों, महीनों, सालों में भी जब भी ये गलत। लेकिन ये सारी जो इनकी अल्फाज और स्टेटमेंट्स हैं ये इनके अपने ही गले पड़े होंगे। पहले तो ये कहा जाता था ना, तनकीद किस बात पे होती थी कि जी 1 पेज को बुरा समझा जाता था कि जी 1 पेज है, 1 पेज है। तो अब तो 1 पेज नहीं है, अब तो पूरी की पूरी बुक ही एक ही है। ठीक है ना, अब एक पेज की बात नहीं रही, अब तो पूरा चैप्टर क्या पूरी बुक ही एक बन गई हुई है। तो वही सारी चीज है। और दूसरी बात ये कि जो अब ये कह रहे हैं कि जी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि जी इमरान खान से तो वो सिस्टम ठीक से चला नहीं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो एक तरह से तो मैं समझती हूँ कि फिर ये इस बात का इतराफ है कि इमरान खान, इसका मतलब है कि उतने ज्यादा जितना लोग समझ रहे थे कि वो बहुत हर चीज पे यस सर करते हैं, तो शायद वो नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनसे चल नहीं पाया। और ये कर रहे हैं इसलिए इनका बहुत अच्छा चल रहा है, और 3 Fair साल enough. से चला रहे हैं और धक्का भी लगा रहे हैं। वाह। और फिर इसमें एक और जो चीज है जी। वो मैं सिर्फ ऐड अप कर दूं जी। कि जो ये बात कर रहे थे कि जी हाइब्रिड सिस्टम उस वक्त इनको बुरा क्यों लग रहा था, फिर उस वक्त भी कहते ना कि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, फेयर इनफ, मैं हमें आई सिलेक्टेड सेकंड यू होने ऑन पे भी दैट। एतराज हाँ, नहीं है, जो कल हमें गलत था वो 1 आज पेज भी पे गलत, एतराज नहीं। जो कल गलत था वो आज भी गलत है। माजिद भी आप, आई एम श्योर कि बहुत पढ़ते रहते हैं, वी ऑल नो दैट, जो स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं उनको शायद उतना नॉलेज नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है कि माजिद भी हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं और हमारे भी सबकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं। ये हर अस्पताल का नाम इंसाइक्लोपीडिया है, जी, पूरे क्या इंसाइक्लोपीडिया है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है। माजिद भाई, माजी में भी कभी ऐसे हुआ है कि हर अस्पताल का नाम सीएम पंजाब या साबिका पीएम पाकिस्तान, हर अस्पताल का नाम, हर स्कूल का नाम, हर प्रोजेक्ट का नाम, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब का नाम हर तरफ चल रहा है, माजी में कुछ तरह की मिसाल मिलती है हमें? जी, मेरा ख्याल है कि जो आप दोनों ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं इनके हरगिज मुस्तहिक नहीं हूं। मैं महज एक तालिब इल्म हूं और कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर Just being काम humble करने की there. कोशिश करूं। जहां तक मरियम नवाज शरीफ का या पंजाब हुकूमत का मामला है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इससे पहले हम इस हद तक तो देखते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो हों या जनरल जियाउल हक हैं या जनरल अयूब हैं, उनके नाम पर कुछ मेमोरियल चीजें बनाई जाती थी, जिसमें हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या किसी अहम इंस्टॉलेशन को उनके नाम किया जाता था। ये जो 90s से ये सिलसिला शुरू हुआ और खसूसन शरीफ फैमिली इसके अंदर ज्यादा हिस्सेदार है। अब वो बढ़कर इस हद तक आगे आ चुका है कि उसके अंदर कोई अचंभे की बात महसूस ही नहीं की जाती, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और अगर तो आप स्टेट फंड से ये सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद उस पर आप अपना नाम लगाना चाहते हैं, तो उससे भी ज्यादा नामुनासिब बात है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो उसके ऊपर आपको फिर आपका हक है, फिर उसका आपका हक है मिलना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब आप बतौर वज़ीर आला ये काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कौम पर एहसान नहीं कर रहे। इस बुनियादी फलसफे को समझने की जरूरत है कि अगर तो आप स्टेट के नुमाइंदे के तौर पे ये काम कर रहे हैं, तो आपकी हैसियत रियासत से मुंसलिक है, आप जाती हैसियत में कुछ नहीं है। इसी वजह से जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं, तोशा खाना के केसेस आते हैं, बाकी केसेस आते हैं, उनकी बुनियादी वजह क्या होती है? बुनियादी वजह यही होती है कि आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
तो इसलिए ये सोचना कि ये स्कूल का नाम, क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम और वो चेन के अंदर या एक लंबे सिलसिले के अंदर, अब इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट जो रेनोवेट हो रहे हैं उन सब का नाम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रखा जा रहा है। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन दी जा सकती है? चले पंजाब में कोई एक हॉस्पिटल नया बन रहा हो तो उसमें तो समझ आती है कि जी आप किसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, किसी साबका शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसे कर दें। लेकिन मौजूदा जो लोग हैं उनके नाम पर एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में अगर इस तरह किया जाएगा तो शायद ये खुद पसंदी की एक इंतहा है कि जिसके अंदर आप ऑल्टरनेट ओपिनियन लेना ही भूल चुके हैं और आप खुद पसंदी में इतने आगे जा चुके हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ना सिर्फ उसकी हौसला अफजाई करते हैं बल्कि वो तमाम ऐसे ऑप्शंस तलाश करते हैं कि जिससे इसमें मजीद इजाफा हो सके। मिसाल के तौर पर अब जिस भी अक्लमंद ने ये आइडिया दिया है कि पंजाब के जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको रेनोवेट किया जाए और उसका नाम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रख दिया जाए, अब उसने तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी सियासी खिदमत की है अपने पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन कौम की बर्बादी का उसने जो है वो मेरा ख्याल है बुनियाद रख दी है। तो इस तरह के मशवरे देने वाले और उसको फिर पसंद करने वाले दोनों मेरा ख्याल है कि उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनका एहतसाब करना चाहिए और इस तरह की अल्टरनेट ओपिनियन, मुतबादिल राय को जरूर बयान करना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चले कि बहरहाल वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, आपका शुक्रिया, अफजब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि हम इन बहस से निकल के थोड़ा सा आगे चले। यकीन मानने के दिल करता है कि अब बात उन टॉपिक्स पे करें कि जो हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं। इन डेज टू कम पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2050 तक कहाँ होगी, आपकी फूड बास्केट कहाँ पे होगी, हमारी रिसर्च, हमारे बच्चे, तालीम, सेहत, फर्दर रोजगार कहाँ पे आएगा। ये जो आज मैंने जो जिससे आज की पहली स्टोरी जो हमने की शो की आज कि गुर्बत और महंगाई इस हद तक के 3800 रुपये का बिल जो है वो जाने ले रहा है पाकिस्तान के अंदर हमारे नौजवानों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा।